producing millions of pollen grains, but we see that why it is that it only produces one seed from one ovule. What special feature takes place inside the structure? Children, today we are going to travel inside the ovary of a flower and witness how the female gametes begins its journey. We'll explore pistil, ovule, and the fascinating process of megasporogenesis. Hello, students. Welcome to the channel BioVerse with Pallavi, your go to destination for mastering biology with conceptual clarity and smart preparation for boards and NEET examination. So, let's get started. The first thing that we're going to study is pistil. So, when we are talking about pistil, it becomes the very first thing to understand in the female reproductive part. So, if I am saying the word gynoecium, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं this is the female reproductive organ. सो देयर इज अ डिफरेंस कि हमारे पास ऑर्गन कौन है और हमारे पास यूनिट कौन है. तो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड गाइनोशियम, इसका मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं. और जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं पिस्टल, तो पिस्टल का मतलब है ये वो यूनिट है रिप्रोडक्शन का. It is the unit of reproduction that is actually bringing about the process of sexual reproduction in the flowering plants, that is angiosperms. Children, can you see this diagram that is on the left side? Yes. इस डायग्राम में हम डेसिफर करने वाले हैं कि स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है और ओवरी क्या है. लेट्स सी. सबसे पहली चीज है हमारे पास स्टिग्मा. स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द pollen grain. इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, pollen grains है. और यही pollen grains हैं जो हमारे पास स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे. तो इसका मतलब ये हमारे पास किस तरीके का एंड है, स्टिग्मा हमारे पास इट इज अ फ्री एंड, या फिर आई कैन से इट इज द टर्मिनल पोर्शन. और टर्मिनल पोर्शन के साथ ही साथ ये कैसा रीजन है, किसी चीज को रिसीव कर रहा है, इसीलिए आई कैन से दैट कि हमारे पास स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिव है. सो स्टिग्मा इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी है, फ्री एंड है और ये एक टर्मिनल रिसेप्टिव पोर्शन है. देन स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट जो कि किसके नीचे प्रेजेंट है, स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट है. अब इसको मेंशन करने के लिए हम देखते हैं कि ये दिखता कैसे है. तो ये अंदर से कैसा है, इट इज अ हॉलो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. खाली है अंदर, जैसे कि हम अगर निकाल दे पेन से हमारी जितनी भी रिफिल्स हैं, तुम्हारे पास जिस तरीके से एक खाली स्ट्रक्चर दिखेगा सिलिंड्रिकल, बस वही हमारे पास स्टाइल रिप्रेजेंट कर रहा है. सो योर स्टाइल एक तरीके का हॉलो स्ट्रक्चर है जो कि अलाउ क्या करता है, ये अलाउ करता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. जब यहाँ पे हमारे पास पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा और हमने देखना है कि हमारे पास ये पॉलन ग्रेन जो गिर रहा है कंपैटिबल है कि नहीं. अगर वो कंपैटिबल होगा पॉलन, तभी हमारे पास ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब होगी. और ये पॉलन ट्यूब जो है नीचे जाती जाएगी, तो नीचे लेके जाने का काम कौन कराएगा, हमारे पास स्टाइल कराएगा. अब ये लेके जाना है तो अलाउ कर रहा है पॉलन ट्यूब को, थ्रू इट अपने सामने अपने अंदर लेके जाने का काम करा रहा है. बट कहाँ तक इसको पहुंचना है, टू रीच द फीमेल गेमीटोफाइट. अभी हम आगे बात करेंगे कि हमारे पास फीमेल गेमीटोफाइट हम किसे कहते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास ओवरी. अब ओवरी जो है हम देख रहे हैं सबसे नीचे का पोर्शन है और थोड़ा स्वेल्ड भी है ना. तो द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ओवरी जो है कैसा पार्ट है, सोलन पोर्शन है. अब सोलन पोर्शन के अलावा ऐसी क्या चीज है इसके अंदर, तो इसके पास क्या है, इसके पास है ओव्यूल. ओव्यूल जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम. जिस तरीके से हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करी थी इन द केस ऑफ स्टेमेन, इन द केस ऑफ हमारे एंथर, हम यहाँ पे बात करेंगे ओव्यूल हमारे पास क्या है, एक मेगास्पोरेंजियम है. अब
ये हमारे पास एक बेसिक बात हो जाती है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इसी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को हम कलेक्टिवली वी कॉल इट एज pistil. So I hope beta you all have understood that gynoecium is the female reproductive organ while your pistil is the unit of sexual reproduction in the flowering plants. Moving on, अब हमने थोड़ा सा तो पढ़ लिया है कि हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का काम क्या है। लेट अस सी कि हमारे पास दो क्वेश्चंस क्या है। Question number 1 says if the stigma receives the pollen and the ovary contains the ovule, where do you think the fertilization actually occurs? Take your time and think about the answer. So the correct answer is C, ovule. ओव्यूल इज अ प्लेस जहां पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि स्टिग्मा तो रिसीव कर रहा है, टर्मिनल रिसेप्टिव पोर्शन है। स्टाइल के थ्रू हमारे पास क्या पहुंच रही है, पॉलन ट्यूब नीचे फीमेल गेमेटोफाइट के पास पहुंच रही है। एंथर तो हमारे पास पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इट इज द यूनिट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ओव्यूल। और ओव्यूल में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है हम इसकी बात नेक्स्ट स्लाइड्स में करने वाले हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन एक और क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन कि पिस्टल इज अ हाउस एंड इट एक्ट्स एज व्हाट विच पार्ट एक्ट्स एज द एंट्रेंस। कौन सा पार्ट कॉरिडोर बन रहा है और कौन सा पार्ट हमारे पास रूम के तरह से काम करेगा फ्यूचर जब सीड डेवलप हो जाएगा। टेक योर टाइम एंड देन विल डिस्कस। सो किसी भी चीज़ को अगर हमें एंट्रेंस बनाना है तो उसके मतलब उसे सबसे किनारे टर्मिनल पोर्शन पे होना पड़ेगा। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि स्टिग्मा हमारे पास वो टर्मिनल पोर्शन है। सो स्टिग्मा तो बन गया एंट्रेंस। नाउ दो ही चीज़ें बच रही हैं, एक स्टाइल और एक ओवरी। स्टाइल वो एक लंबा सा रीजन है जिसके थ्रू जो है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है। तो दूसरा हमारे पास हो गया वो लंबा सा रास्ता जिसे हम कॉरिडोर बोल रहे हैं। इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज स्टाइल। और तीसरी चीज है हमारे पास वो रूम जहां पे हमारे पास क्या डेवलप होगा, फ्यूचर सीड डेवलप होगा। तो जो चीज हमारे पास फ्यूचर सीड के लिए बनने वाली है वो जगह, वो रूम का काम करने वाला है हमारे पास ओवरी। So according to this question, स्टिग्मा इज द एंट्रेंस, स्टाइल इज द कॉरिडोर एंड ओवरी आपका रूम बन जाती है जहां पे फ्यूचर सीड डेवलप होगा। ओके, नाउ चिल्ड्रन मूविंग ऑन। जब हमने बात करी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज योर गाइनोशियम, तो अब इसमें दो कंडीशंस वी कैन सी। When children इसमें we are having a single pistil, just like in the previous slide you have seen, or even here also what you have seen is this is a single stigma. This has been shown as the pollen grain, so don't get confused. So हमारे पास एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी है, तो मतलब हमारे पास एक ही पिस्टल है। और जब हमारे पास एक ही पिस्टल होती है देन हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिलरी। बट ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हमारे पास एंजियोस्पर्म में कि हमारे पास सिर्फ एक ओवरी नहीं होती है, हमारे पास बहुत सारी ओवरी होती है, मोर देन वन। देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, वी अंडरस्टूड द डिफरेंस कि भाई मोनोकार्पिलरी कौन है, मल्टी कौन है ना। अगेन अ ट्रिक इज देयर कि मल्टी कार्पिलरी अगर मेरे पास है तो उसमें भी दो कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास जितने भी कार्पल्स हैं, मान लिया कि हमारे पास एक ये कार्पल है, अब मेरे पास एक और कार्पल होता बट वो कार्पल भी क्या हो गया, इसी के साथ फ्यूज हो गया, एक और कार्पल फ्यूज हो गया, और इस तरीके से मेरे पास कई सारे कार्पल्स क्या हो गए, फ्यूज हो गए। तो जब हमारे पास बहुत सारे कार्पल्स ये फ्यूज होके एक सिंगल पिस्टल बना लेते हैं तब हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। एंड एपोकार्पस का मतलब है फ्री, मतलब मेरे पास बहुत सारे कार्पल्स तो हैं
बट वो सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं होंगे. दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट टुगेदर बट दे आर नॉट गोइंग टू बी फ्यूज्ड. So this is the difference between the syncarpous and the apocarpous type of gynoecium. I hope children you have understood. फिर से हम समझते हैं, गाइनोशियम दो तरीके का हो सकता है. अगर उसके अंदर एक ही पिस्टल है तो हमने उसे मोनोकार्पिलरी कहना है, और अगर उसमें बहुत सारे कार्पेल हैं, मोर देन वन, तो हमारे पास इट बिकम्स दी मल्टी कार्पिलरी. अब जब हमारे पास एक से ज्यादा कार्पेल हैं तो उसमें भी उन्होंने हमारे पास क्या रख दिए, कंडीशन, कि हम साथ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं बट हम बातचीत नहीं करेंगे, अलग अलग बैठेंगे. एक कंडीशन है हम साथ में बैठेंगे और एक दूसरे को डर के मारे पकड़ के बैठेंगे. तो जो साथ में है बट अलग अलग बैठे हैं इंडिविजुअल सीट्स पे, दैट बिकम्स योर एपोकार्पस. मींस मल्टीपल कार्पल्स आर प्रेजेंट टुगेदर बट दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. एंड व्हेन हम किसी से डरे हुए हैं और साथ में एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, दैट इज मीन्स हम फ्यूज्ड हैं. दैट इज सिनकार्पस कंडीशन. देखते हैं हमें एनसीईआरटी ने क्या डायग्राम प्रोवाइड किया है और हमें से कुछ एग्जाम्पल्स याद करने होंगे. सो चिल्ड्रन, जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर है, एपोकार्पस का है. मेरे पास बहुत सारे कार्पल्स हैं. लाइक इफ आई कैन ड्रॉ एन ओवरव्यू, तो ये देखिए बेटा, जस्ट ट्रेस द मूवमेंट ऑफ द पेन. ये मेरे पास एक कार्पल है. दिस इज द सेकेंड, this is the third carpel, and so on. We are having multiple carpels present over here, but in these multiple carpels they are all free from each other. आपस में फ्यूज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बनाया है. सो इन दिस केस दिस बिकम्स योर एपोकार्पस काइंड ऑफ मल्टी कार्पिलरी कंडीशन. अब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लोटस में हमने ऐसा देखा है, रोज में देखा है. बट क्योंकि हम बात एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें जो एग्जाम्पल याद रखना है दैट इज मिशेलिया, और साइंटिफिक नेम है तो वी नीड टू अंडरलाइन दिस. नेक्स्ट, दूसरा डायग्राम हम देख रहे हैं जहां पे मेरे पास ओवरी है, स्टाइल है, बट बहुत सारे हमारे पास कार्पल्स फ्यूज हो गए, और फ्यूज होके वो एक सिंगल कैप लाइक या डोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं. इनके अंदर बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, बट दे आर ऑल फ्यूज्ड, दे आर ऑल ज्वाइंट टुगेदर. तो जब भी हम फ्यूज की बात करेंगे कि दे आर ऑल ज्वाइंट टुगेदर, वी आर यूजिंग द वर्ड सिनकार्पस. इसमें भी द एग्जाम्पल्स कुड बी हिबिस्कस, टोमेटो, बट जो एनसीईआरटी ने हमें एग्जाम्पल दिया है दैट इज पेपरवर्म. नाउ चिल्ड्रन, अब ये याद कैसे रखें? कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि एपोकार्पस का एग्जाम्पल मिशेलिया है कि पेपरवर्म, एंड सेम गोज विद सिनकार्पस पेपरवर्म है कि हमारे पास मिशेलिया है. तो बहुत इजी ट्रिक आपको बताती हूँ. हम लोग सुबह 7 o'clock की अगर बात करें तो हम क्या लिखते हैं? AM लिखते हैं. तो जस्ट रिमेंबर AM मीन्स एपोकार्पस मिशेलिया. और इसी तरीके से हम जब बात करते हैं SP की, तो हम SP वर्ड यूज कर लेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. तो हमारे पास आ जाएगा सिनकार्पस और पेपरवर्म. तो मुझे लगता है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. आप दोनों याद कर लो या दोनों में से किसी एक को याद कर लो. AM इजी हो तो AM याद कर लो, SP इजी हो तो यू कैन गो फॉर दैट. बट मुझे लगता है कि इन सारे डायग्राम्स के साथ यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज योर एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. नाउ मूविंग फर्दर चिल्ड्रन, जब हम बात कर रहे हैं ओवरी की, तो जब बेटा हम बात करते हैं जस्ट लाइक दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज अ लॉन्ग स्टाइल, एंड दिस इज योर लॉन्ग बल्ज, जिसे हम बेसल बल्ज बोल रहे हैं, जिसे हम ओवरी बोल रहे हैं. इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है? ओव्यूल होता है. तो हम देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो जो हमारे पास ये ओवरी है, ये लेटर जाके हमें क्या बनाती है? ये बना देता है फ्रूट. और हमारे पास जो ये ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल हमारे पास लेटर ऑन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स द सीड. तो इसका मतलब हो गया कि जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक बात हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स.
कि भाई जितने ओव्यूल होंगे हम उतनी ही सीड्स की बात करेंगे। तो मैंगो सबने खाया हुआ है, तो मैंगो में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ही सीड निकलती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ओव्यूल रहा होगा। इसी तरीके से हम पैडी मतलब राइस की बात करें, चाहे हम व्हीट की बात करें, दे आर ऑल हैविंग जस्ट वन सीड। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ ओव्यूल कितने हैं, वन, सो द नंबर ऑफ सीड इज वन। नाउ अब हम चाहे पपाया, देखिए पपाया में कितनी ढेर सारी हमें ये सीड्स दिखाई दे रही हैं। सेम गोज विद द वाटरमेलन और ऑर्किड्स। तो इन दीज केसेस चिल्ड्रन, इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे कई सारे सीड्स दिखाई दे रहे हैं तो इसके मतलब मेरे पास n नंबर मेरे पास ओव्यूल्स हुए। सो अगर ओव्यूल बहुत ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ सीड्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएंगी। सो दैट इज हमें पता होना चाहिए कुछ हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स। नाउ चिल्ड्रन, मूविंग ऑन टू मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम की जब हम लोग बेटा बात करेंगे तो आपके कोर्स में ओव्यूल को समझने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। इस एनाट्रोपस ओव्यूल की हमें बात करनी है। चलिए लेट अस सी कि ये डायग्राम बनता कैसे। When I'm making this diagram, carefully observe together with me, और उसके अलावा इसको आप साथ ही साथ पढ़ते भी जाना, बनाते भी जाना अपनी कॉपी में। Let us see. अब एनाट्रोपस ओव्यूल है हमारे पास, तो इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर होने वाला है ना। धीरे धीरे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास क्लैरिटी आती जाएगी। ओके नाउ ये जो हमने डायग्राम बनाया है, दिस रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इस एनाट्रोपस ओव्यूल में मेरे पास देखने को हमें मिलेगा एक स्ट्रक्चर जो कि दो बार डिवाइड हो रहा है। ये वाला, तो इसको हमने बोला हमारे पास एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है और मेरे पास एक इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सो दिस आउटर एंड इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग, इन्हें हम टुगेदर बोल देते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इसे हमने नाम दिया है इंटेग्यूमेंट्स। और टुगेदर विद दैट हमारे पास दो रीजन्स हैं। एक मेरे पास अपर पोर्शन है और दूसरा मेरे पास एक बेसल पोर्शन है। क्योंकि हम जब एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो ओपनिंग है चिल्ड्रन, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल। और ये जो हमारे पास माइक्रोपाइलर रीजन है या फिर हम माइक्रोपाइलर एंड की बात करते हैं, ये फ्यूनिकल के काफी क्लोज हो जाता है बेंड होके। ठीक है, सो दिस इज माइक्रोपाइल। ये मेरे पास क्या है, एपेक्स रीजन है, टॉप का पोर्शन पर टिल्ट होके नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड है। और उसका ऑपोजिट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द चलाजा। चलाजा बेसिकली हमारे पास बेसल पोर्शन होता है। नाउ जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो एंड्स हैं माइक्रोपाइल, तो वो माइक्रोपाइलर एंड बन जाता है और चलाजा वाला एंड हमारे पास चलाजल एंड बन जाता है। ना चिल्ड्रन, ये हमने डायग्राम कहाँ से बनाया है, ये हमने देखा था इस तरीके से। हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर समहाउ चिल्ड्रन दिस इज योर ओव्यूल, जो कि हमने क्या किया है, इसे मैग्नीफाई करके यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, जिस तरीके से ह्यूमन में हमने देखा है कि हमारे पास जो फीटस है इट रिमेन्स अटैच टू द फीमेल बॉडी, मदर की बॉडी से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर जो कि उसको सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी चिल्ड्रन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे
दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द प्लासेंटा, जो कि हेल्प करेगा टू गेन द नरिशमेंट फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द ओवरी। एंड एक तरीके से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी हमारे पास प्लासेंटा बन जाता है। एक तरीके से इट विल वर्क एज अ कुशन ऑल्सो। नेक्स्ट, अब प्लासेंटा और इस ओव्यूल के बीच में एक जो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल बेसिकली क्या होता है कि जो फुल्ली मैच्योर ओव्यूल है उसमें ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या कनेक्ट करता है, हमारे ओव्यूल को कनेक्ट करता है प्लासेंटा से। आई होप ये वाली बात समझ में आई। और इस फ्यूनिकल के अंदर ही चिल्ड्रन हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर होंगे वैस्कुलर टिश्यू। जो ये वैस्कुलर टिश्यू है ये हमें जो है नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन चिल्ड्रन हमने बात कर ली, हमारे पास माइक्रोपाइल रीजन है, हमारे पास हो गया चलाजा। अब ये जो हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स है, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स, इसके अंदर हमारे पास एक डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं जिन्हें हमने नाम दिया है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही न्यूक्लियस बेटा, ये क्या है हमारे पास, दीज आर द मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं हमारे पास, ये प्रेजेंट होंगे। और इस पेरेन्काइमा सेल में से कोई एक सेल डोमिनेंट होगा जिसको हम अभी मेगास्पोरोजेनेसिस में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा मेन चीज है कि हम बात करें एम्ब्रियो सैक, और वो एम्ब्रियो सैक मेरे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, लेट अस सी इन दिस डायग्राम। तो हमारे पास बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा चिल्ड्रन, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक बेसिकली क्या है हमारे पास, इट इज द फीमेल गेमीटोफाइट। अब इस एम्ब्रियो सैक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 सेल ऊपर की तरफ है, 2 सेल इस तरीके से, एक एनलार्ज सेल, और ये हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस कैसे है हम बात करने वाले हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। सो चिल्ड्रन, इफ आई एम टेलिंग यू, तो हमारे पास जो है न्यूक्लियस वो मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि एक तरीके का रिजर्व की तरह काम करते हैं। इट हैज़ अ रिच सोर्स ऑफ फूड। उसी तरीके से हमारे पास जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारे पास इस एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करने के लिए। माइक्रोपाइल वो रीजन है जहां से राइट फ्रॉम दी स्टाइल हमारे पास डेवलपमेंट हुआ था पॉलन ट्यूब। यही पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होते हुए फीमेल गेमीट एग सेल तक जाएगा। तो यहाँ पे इसका काम ये होता है। एम्ब्रियो सैक जो है बिल्कुल मिडिल ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये हमें वो फंक्शनल मेगास्पोर देगा। अब देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास फ्यूनिकल हो गया, एक और वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन राफ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो फ्यूनिकल है ये फ्यूनिकल एक्सटेंड कर जाता है और ये लगभग पहुंच जाता है चलाजल साइड में। तो जो ये एक रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है ना, दिस रिज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द राफ। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी। इसी डायग्राम के बेटा वी वर टॉकिंग अबाउट। तो चलाजा हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, बेसल पोर्शन बन गया, और इस एंड को हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज द चलाजल एंड। नेक्स्ट हमारे पास ये इंटेग्यूमेंट्स है, दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग डिमार्केट है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिच सोर्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल है। जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो सारा नरिशमेंट हमें कौन प्रोवाइड करने वाला है, इट इज द न्यूक्लियस दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड। नेक्स्ट, फ्यूनिकल वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसे और किससे कनेक्ट कर रहा है, ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारे पास प्लासेंटा उससे। राफ जो है यू कैन सी कि ये यहाँ से आते आते यहाँ पे तक आ रहा है और उसके बाद इट इज गेटिंग मर्ज्ड। तो यहाँ पे राफ हमारे पास
जो है it is extending up to the base of the ovule, that is towards the chalaza. Then anatropous ovule we are talking about. So children, in anatropous ovule, it is inverted by 180 degrees so that the micropyle lies close to the hilum. Now very different word that we have studied. तो अब हाइलम का मतलब क्या होता है? हाइलम है हमारे पास, इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. किसका अटैचमेंट यहाँ पे किससे हो रहा है? हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बात कर रहे हैं. ये फ्यूनिकल अटैच हो रहा है टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. सो दैट इज व्हाई वी कॉल द वर्ड हाइलम. माइक्रोपाइल वो रीजन है जिससे हमारे पास pollen tube will be reaching the egg cell. Embryo sac is the female gametophyte. Now, moving on to megasporogenesis, a very important thing. ना चिल्ड्रन, ये एम्ब्रियो सैक तो मेरे पास बाद में बनेगा ना. अभी यहाँ पे सिर्फ व्हाट इज प्रेजेंट इज ओनली द न्यूसिलस सेल्स आर प्रेजेंट. अब इस न्यूसिलस सेल से कैसे एम्ब्रियो सैक और कैसे फीमेल गेमेटोफाइट बना? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज megasporogenesis. Okay, so now we are moving on to this. तो children, what we see is कि हमारे पास ये क्या है? मान लिया mass of that parenchymatous cell जिसे हमने बोला है न्यूसिलस. और न्यूसिलस हमारा कैसा हो जाएगा? This is going to be diploid in nature. ना चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंस इज कि इस न्यूसिलस में से ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं इसमें से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे और साइज में इंक्रीज करेंगे. अब साइज में इंक्रीज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसके मतलब इनके पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा. और वो जो डिफरेंशिएशन होगा उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे बनेगा प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू, जिस तरीके से हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बात करी थी. तो ये न्यूसिलस डिफरेंशिएट होके कंसिस्टिंग ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ये बनाएगा प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू. और इनमें से कोई वो प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा एंड इट विल बी फॉर्मिंग द मेगास्पोर मदर सेल सिमिलर टू द माइक्रोस्पोर और द पॉलन मदर सेल. तो ये मेरे पास बन गया मेगास्पोर मदर सेल. नाउ मेगास्पोर मदर सेल इज आल्सो गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर. अब जो मेगास्पोर मदर सेल है चिल्ड्रन, इसमें हमारे पास रिजर्व मटेरियल काफी ज्यादा होगा. सो वी कैन से दैट इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ये हम इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल को. नाउ मूविंग ऑन टू, यहाँ पे हमारे पास अभी तक हमने देखा था डिफरेंशिएशन हुआ था और इसके लिए हमारे पास जो डिवीजन हुई थी उसको हमने नाम दिया था प्लेन डिवीजन, दैट इज माइटोसिस. बट अभी हमारे पास प्लेन डिवीजन नहीं होने वाली है. व्हाट आर वी गोइंग टू सी इज कि हमारे पास अब होगी मेगास्पोर मदर सेल में पहली बार के लिए मियोसिस. और मियोसिस का काम होता है रिडक्शन कराना. सो हियर द प्लॉइडी इज गोइंग टू बी चेंज्ड. अब प्लॉइडी चेंज होगी तो हमारे पास जो बनने वाला है चिल्ड्रन, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द मेगास्पोर्स. ठीक है, तो हमारे पास कितना मेगास्पोर बनेगा? यू नो दैट कि मियोसिस हमारे पास जब होती है तो यू हैव मियोसिस 1, 2 cells are formed and those 2 cells again divide by meiosis 2 to form the 4 cells. तो यहाँ पे first of all meiosis हुई है, it is going to be haploid. इस स्ट्रक्चर का नाम है मेगास्पोर. और क्योंकि meiosis 2 बार हो गई है 1 and 2, so we are going to get children 4 megaspores. Okay, understood? So total of 4 megaspores are there. इसे हम बोल सकते हैं लीनियर टेट्राड. जिस तरीके से हमने जब बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, देयर वी हैड सीन कि हमारे पास कई तरीके के जो है अरेंजमेंट्स थे माइक्रोस्पोर्स के. इन केस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस हमारे पास मेगास्पोर्स आर गोइंग टू बी अरेंज लीनियर टेट्राड के फॉर्म में. अब हमारे पास अगर हम इसको विजुअलाइज करके देखें कि ये किस तरीके से दिखने वाले हैं, सो चिल्ड्रन
ये हमारे पास इंटेग्यूमेंट आ रहा है, ये हमारे पास ऊपर चलाजल पोर्शन है और ये है, ये हमारे पास बीच का क्या था, न्यूसिलस पोर्शन था, ये न्यूसिलस है। अब इसी में से हमारे पास ये जो है लीनियर टेट्राड हमें इस तरीके से कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू बी विजिबल लाइक दिस। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अब क्या होता है बेटा कि हमारे पास मेगास्पोर है, बहुत ज्यादा मेगास्पोर बनाने से कोई फायदा होगा नहीं। सो अल्टीमेटली क्या होना है कि हमारे पास जो है मेगास्पोर जो 4 हैं, उनमें से स्टूडेंट्स व्हाट वी सी इज 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट। तो 3 मेरे पास मेगास्पोर्स हो गए हैं डीजेनरेट। मतलब अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ एक ही बचा है। तो जनरली व्हाट वी सी इज कि हमारे पास जो मेगास्पोर बचता है बेटा वो जनरली चलाजल एंड के पास वाला होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म में, उसमें हमारे पास जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के हमारे पास मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास चलाजा था और ये हमने शो कर रखा है स्टूडेंट्स, दिस इज अ लीनियर टेट्रा। इसका मतलब ये वाला मेगास्पोर इज गोइंग टू सर्वाइव, दीज 3 आर गोइंग टू बी degenerating. This is your like this. So these 3 have degenerated और ये हमारे पास सिर्फ एक सर्वाइविंग मेगास्पोर बनता है। तो जो हमारे पास ये एक सर्वाइविंग मेगास्पोर बन रहा है स्टूडेंट्स, इसे हमने नाम दे दिया है एज द फंक्शनल मेगास्पोर। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि यहां तक ये फंक्शनल मेगास्पोर बना कैसे। अब एनसीईआरटी ने जब ये बात समझाई तो बोर्ड ने इस बात को पिक किया और इससे डाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ड इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो चिल्ड्रन व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड मोनो मतलब एक, और एक ही स्पोर का बचना या एक ही स्पोर का सर्वाइव करना, इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ फेवरेट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हमें याद रखना है कि हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल से जब एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा दैट इज हेप्लॉइड, उसको हम नाम देंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आई होप चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस। ना चिल्ड्रन व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जब मेगास्पोरोजेनेसिस हुई और फंक्शनल मेगास्पोर बन गया, अब फर्दर व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि हमारे पास ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये साइज में इंक्रीज होगा, ये भी फर्दर नरिशमेंट गेन करेगा, और जब ये नरिशमेंट गेन करेगा तो फाइनली इट इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड। सो चिल्ड्रन व्हाट वी सी इज कि हमारे पास इसमें 2 न्यूक्लियस बने, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नरिशमेंट गेन हुआ, इट हैज ग्रोन इन साइज, और यहाँ पे डिवीजन जो हम बात करेंगे दिस इज नाउ ऑल गोइंग टू बी माइटोसिस। अब मियोसिस तो हो नहीं सकती क्योंकि प्लॉइडी ऑलरेडी हमारे पास चेंज हो चुकी है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस है फर्दर डिवाइड करेंगे, और जब ये फर्दर डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन, सो व्हाट आर वी गोइंग टू सी इज हमारे पास जो है टोटल ऑफ 4 nuclei are going to be formed. Now, जब ये 4 nuclei बने, so they are moving to the opposite pole. Now, this means कि हमारे पास total of 4 nuclei बने, 2 एक पोल पे और दूसरा दूसरे पोल पे। अब इसमें हमारे पास फिर से माइटोसिस होगी, और फिर से माइटोसिस होने के बाद हम देखेंगे कि टोटल ऑफ हमारे पास यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई तैयार होंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर ऑब्जर्विंग एंड यू शुड बी ऑब्जर्विंग, और आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है चिल्ड्रन, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज टेकिंग प्लेस, बट it is not followed by cytokinesis। मतलब न्यूक्लियस तो हमारे पास बन रहा है बहुत सारा, बट उसके अराउंड हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसी चीज को हम समझेंगे कि हमारे पास किस तरीके से फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बना। नाउ अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो हमारे पास 8 न्यूक्लियस है इनमें कभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, होगा।
एंड जब साइटोकाइनेसिस होगा, सो दीज ऑल 8 न्यूक्लियाई दे आर गोइंग टू रीअरेंज देमसेल्फ, और रीअरेंज होने में हमारे पास क्या होगा, लेट अस सी। हमारे पास जो स्ट्रक्चर चिल्ड्रन बनने वाला है फाइनली, द वेट इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू सी द फंक्शनल फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये वो हमारे पास मेगास्पोर है। अब इनमें चिल्ड्रन व्हाट विल हैपन इज 3 of the nuclei are going to be moving to one pole, और मूव करने के बाद they have been followed by the cytokinesis. Now दो हमारे पास अलग पोल पे चले गए, और उन दो के बीच में एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज द एग सेल, जो हमारे पास फीमेल गेमीट है वो यहां पे प्रेजेंट होगी। ओके, सो लेट अस सी। बाकी 3 + 3 वी हैव टोटल ऑफ 6 न्यूक्लियाई। अभी भी 2 न्यूक्लियाई बाकी हैं, हमने उनको बीच में ही छोड़ दिया। Now children, what you see is कि हमारे पास how many nucleus are there? What we see is we are having total of 3, 2, 5, 3, total of 8 nucleus is there. Okay, so we will use the word 8 nucleated. सेल कितने हैं मेरे पास? एक बाउंड्री बनी एक न्यूक्लियस के, दूसरे सेल की बाउंड्री हो गई, तीसरे न्यूक्लियस पे बाउंड्री, एंड सो ऑन। So total of what we see is 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब what we see is कि हमारे पास बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इन न्यूक्लियस के ऊपर अलग से जो है नहीं बनी हमारे पास कोई बाउंड्री, वो एक कलेक्टिव बाउंड्री हमारे पास बन गई। इसे हमने नाम दिया स्टूडेंट्स एज दी सेंट्रल सेल। तो अभी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता था, here what we are seeing is कि यहाँ पे एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं। So total of 3 + 2 5 + 3 gets 8 nucleus, but in total the number of cells जो हमारे पास यहाँ बन के आ रहे हैं, एक बाउंड्री, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये कंप्लीट 7th सेल की बाउंड्री। So total of 7-celled 8 nucleated मेरा embryo sac तैयार हो गया। I hope children you have understood। ये है हमारे पास embryo sac, जिसे हमने नाम दिया है as the female gametophyte। Now अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से सेल्स किस एंड पे मूव कर रहे हैं। जो बेटा हमारे पास we had seen this diagram कि हमारे पास ये माइक्रोपाइलर रीजन था, ये हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स थे, यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो सैक तैयार हो चुका है like this। तो यहाँ पे from this region your pollen tube will be entering and reaching the female gamete। तो हमारे पास ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। ओके, बना दिया हमने माइक्रोपाइलर एंड। This is children, the opposite one is the chalazal end। और चलाजल एंड पे हमारे पास जो ये 3 सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। और माइक्रोपाइलर एंड पे ये नीचे की तरफ जो 2 सेल्स हैं, these are called as the synergids, जो रेड से हमने मार्क किया है। This becomes the egg cell, and together the egg cell and the synergids, इनको हमने नाम दिया है स्टूडेंट्स egg apparatus। Now moving on further, मेरे पास जो ये बीच में 7th सेल था, this is called as the central cell। और इसके हमारे पास the 2 nucleus that are present children, they are called as 2 polar nuclei। और इनकी प्लॉइडी क्या होगी स्टूडेंट्स? दिस इज गोइंग टू बी n+n। Now children, very important thing that I want to tell you is कि ये जो 2 polar nuclei हैं, just before the fertilization,
कि अभी जब फर्टिलाइजेशन होगा, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन दे आर गोइंग टू फ्यूज, और ये फ्यूज करके दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा डिप्लॉयड। n plus n is equal to 2n. I hope you people have understood. Now the last point is कि हमारे पास एक structure होता है children that I'm going to mark with a green ink, और ये हो गया हमारे किस में present? Synergids के अंदर present. So this flap-like structure, this is called as filiform apparatus. अब ये filiform apparatus का काम क्या है? फर्स्ट वर्क ऑफ द फिलीफॉर्म apparatus is कि ये एब्जॉर्ब करता है फूड फ्रॉम द न्यूक्लियस सेल्स और प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो सैक। भाई इतना सारा चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अभी फर्टिलाइजेशन होना बाकी है, तो वो सारा नरिशमेंट कहाँ से आएगा? तो नरिशमेंट लेके आने का काम ना इट विल बी डन बाय द filiform apparatus from the nucleus. Second most important thing is कि हमारे पास जब pollen tube इस तरीके से नीचे move करेगी और नीचे आएगी और egg cell तक पहुंचेगी, फिर pollen nuclei तक पहुंचेगी, तो इन्हें guide कौन कर रहा है? गाइड करने का काम filiform apparatus का है. So means the filiform apparatus is going to secrete certain chemicals that are guiding the pollen tube towards the egg cell and the polar nuclei. So children, this is how your female gametophyte or the embryo sac looks like. This is how it is, 7-celled and 8-nucleated. So, a diploid megaspore mother cell undergoes the meiosis. Now my question is, children, how many megaspores are formed? And how many finally will develop into the embryo sac in case of the flowering plants, that is angiosperms? I'm again repeating the question, children. I would want you all to write your answers in the comment section below, and I'll go through the answers. My question is, when you have studied megasporogenesis, तो megasporogenesis होने में हमारे पास कितने मेगास्पोर बने और उनमें से कितने हमारे पास डेवलप हुए इन द एम्ब्रियो सैक? तो आपको मुझे एग्जाम जो आंसर देना होगा, दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ डैश आर फॉर्म्ड एंड डैश आर फंक्शनल. So every single seed, it begins its microscopic journey hidden inside the ovule. Understanding these tiny processes, children, it helps us in mastering the plant reproduction. And if you have found my session useful, understanding, and you will visually be able to adhere to the journey from pistil to the embryo sac, विजुअली भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, आपने इनको जो है इंटरेस्टिंग लगा हो, तो you can share your answers in the comment section, and I'll see you in the next lesson for sexual reproduction in flowering plants for class 12, where we'll be exploring the further process of fertilization and the future development that is going to take place. Until then, keep learning, keep questioning, explore your curiosity, and keep growing with BioVerse with Pallavi.